यहाँ तक कर लिया था कि यहाँ से टू स्टार्ट सिक्सटी नाइन बीसी में अशोका ने अपने 99 ब्रदर्स को, ऐसा माना जाता है यस। कि 99 ब्रदर्स को मार करके वो राजा बन गई थी। यस। ठीक है। अशोका 269 बीसी से लेकर के 232 बीसी तक है। 232 बीसी में अशोका की डेथ हो गई थी। ठीक है। और लास्ट मौर्यन रूलर जो था वो बृहदर्थ था। पुष्यमित्र सिंह के द्वारा, जो उसका मंत्री था, उसके द्वारा मार दिया गया था। सुंग डायनेस्टी को स्टेब्लिश कर लिया था। तो इसके 33 एडिक्ट्स मिले हैं अशोका के, वो सारे लर्न करने हैं हमें। आर्ट एंड कल्चर में उनकी डिटेल्स आपको मिलेगी। एक क्वेश्चन पूछा गया था सिविल सर्विसेज एग्जाम्स 1997 में कि जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है वो कैसे लिखी जाती है। वो रिटर्न फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, उसको लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है ब्राह्मी स्क्रिप्ट को। लेकिन जो ख्रोस्टी स्क्रिप्ट है उसको राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। जैसे हम हिंदी लैंग्वेज लिखते हैं ख्रोस्टी स्क्रिप्ट वैसे लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। लेकिन ब्राह्मी स्क्रिप्ट क्या होती थी, राइट टू लेफ्ट टू राइट लिखी, मतलब हिंदी को हम ब्राह्मी स्क्रिप्ट की तरह लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट। ठीक है। लेकिन जो ख्रोस्टी है वो राइट टू लेफ्ट, उर्दू की तरह। समझ गए, उर्दू ऐसे ही लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट। ठीक। तो अशोका, When Ashoka came to power, there was only one challenge before him. जब अशोक का राजा बना था उसके सामने केवल एक ही चुनौती थी। That was province of कलिंगा। वो थी कलिंग का प्रोविंस, कलिंग प्रांत की चुनौती थी। कलिंगा कंट्रोल्ड ऑल द मेजर पोर्ट्स ऑफ दैट टाइम। कलिंग जो प्रांत था उस समय जो भी महत्वपूर्ण बंदरगाह थे उनको कंट्रोल करता था, नियंत्रण में रखता था। उड़ीसा में है ये। ठीक, उत्काल तट जिसको आसपास का क्षेत्र है। एंड हैंस इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर मौर्यन ट्रेड एंड कॉमर्स। और इसीलिए कलिंग एम्पायर, कलिंग जो प्रोविंस है, मौर्यन एम्पायर के लिए, मौर्यन ट्रेड के लिए और जो कॉमर्स है, व्यापार और वाणिज्य मौर्य, उनके लिए इंपॉर्टेंट था। क्या, कलिंगा। इन 261 बीसी ही डिसाइडेड टू अटैक कलिंगा। 261 बीसी में उसने कलिंग के ऊपर आक्रमण करने का निश्चय किया। बट इन द बैटल एट द साइड ऑफ दोली, लेकिन युद्ध में दोली नामक जगह पर लैक्स ऑफ पीपल डाइड, लाखों लोग मारे गए कलिंग युद्ध में। वेन अशोक सादा ब्लड रेड दया रिवर, जब अशोक ने खून से रंगी हुई लाल दया रिवर को देखा, वहां पर ही वॉज फुल ऑफ रिमोर्स, वो पश्चाताप से भर गया था, एंड गिल्ट, और पाप से भी भर गया था, पाप की भावना से भर गया था। एट दैट मोमेंट ही डिसाइडेड टू अबैंडन द पॉलिसी ऑफ बेरी घोषा मिलिट्री का annexation। इस समय उसने जो बेरी घोषा की नीति थी उसको त्यागने का फैसला किया। बेरी घोषा की नीति क्या होती है, मिलिट्री एक्सेशन, कि सेना के द्वारा युद्ध करके किसी भी क्षेत्र को अपने पार्ट में मिला लेना, अपनी टेरिटरी में मिला लेना, वो बेरी घोषा थी। आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद, ही एक्सेप्टेड बुद्धिज्म, उसने बुद्धिज्म को एक्सेप्टेड कर लिया, स्वीकार कर लिया। एंड स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ धम्म घोषा, और उसने धम्म घोषा की पॉलिसी को शुरू कर दिया। धम्म घोषा की पॉलिसी क्या है, सोशियो कल्चरल एनेक्सेशन, सामाजिक सांस्कृतिक रूप से किसी लोगों को, प्रदेशों को, लोगों के दिलों को जीतना। इसने बोला था कि सेना के माध्यम से लोगों को मार काट करके उनको जबरदस्ती अपना बनाना, दास बना लेना, अपने गुलाम अपनी टेरिटरी में शामिल कर लेना, इससे अच्छा है कि लोगों को सामाजिक संस्कृति के माध्यम से लोगों के दिलों को जीता जाए। उसने धम्म घोषे की नीति को अपना लिया था। ठीक है। धम्मा, धम्मा क्या होता है, मदर ऑफ अशोक, मदर, अशोक की मम्मी का नाम था धम्मा, धम्म घोषा। ठीक है। इन 250 बीसी कन्वेंट थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में अशोक ने तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन किया था। इट इज कंसिडर्ड एज मोस्ट इंपोर्टेंट बुद्धिस्ट काउंसिल, इसे सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बुद्धिस्ट काउंसिल के रूप में जाना जाता है। नॉट ओनली ही रिमूव्ड ऑल द डाइवर्जेंस फ्रॉम बुद्धिज्म, उसने बुद्धिज्म से न केवल सभी डाइवर्जेंस को रिमूव कर दिया था इन दिस असेंबली, इस असेंबली में, बट आल्सो स्टार्टेड बुद्धिस्ट मिशनरी एक्टिविटी, उसने इस असेंबली में बुद्धिस्ट मिशनरी जो एक्टिविटीज है उनको भी शुरू कर दिया था। धर्म प्रचारक गतिविधियां भी शुरू कर दी थी तीसरी बौद्ध काउंसिल में। एनी क्वेश्चन? ही सेंट हिज ओन सन महेंद्र, उसने अपने खुद के पुत्र महेंद्र को, एंड डॉटर संघमित्रा, और पुत्री संघमित्रा को, टू सिलोन, सिलोन भेज दिया श्रीलंका में। ठीक है। टू स्प्रेड बुद्धिज्म, बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए, बुद्धिज्म को प्रचार प्रसार करने के लिए। ही आल्सो सेंट मैनी बुद्धिस्ट मिशंस टू ईस्ट एशिया एंड सेंट्रल एशिया, उसने ईस्ट एशिया में और सेंट्रल एशिया में भी बहुत से बुद्धिस्ट मिशंस को भेजा था, बौद्ध धर्म के मिशनों को भेजा था। जैसे चाइना बौद्ध धर्म है,
तिब्बत बौद्ध धर्म अपनाता है। ठीक है, ईस्ट एशिया में, सेंट्रल एशिया में भी, मंगोलिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, यहाँ पर भी इसने क्या करे थे, मिशंस भेजे हुए थे। ठीक है, और ये जब भी हम आईआर में श्रीलंका के और भारत के संबंधों की बात करते हैं तो अशोका का मेंशन करना, बौद्ध धर्म का मेंशन करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, द मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अशोका इज द पिलर इंस्क्रिप्शंस एंड रॉक एडिक्ट्स। अशोक के बारे में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं इंफॉर्मेशन के, वो रॉक एडिक्ट्स हैं और पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं। ठीक है, अभिलेख हैं और रॉक एडिक्ट्स हैं। रॉक एडिक्ट्स का मतलब रॉक पर लिखे हुए अभिलेख, पिलर पर लिखे हुए अभिलेख। ठीक है, दिस इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन पाली। ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, प्राकृत इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज। जो प्राकृतिक भाषा है वो ओल्डेस्ट लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये क्या कौन सी भाषा में लिखे हुए हैं? पाली में, प्राकृत में, ग्रीक में एंड अरमेक लैंग्वेज, इन भाषाओं में लिखे हुए हैं। एंड इन द फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स, और निम्नलिखित स्क्रिप्ट्स में लिखे हुए हैं। कौन सी में? ब्राह्मी में, ख्रोष्ठी में, ग्रीक में एंड अरेमिक स्क्रिप्ट्स में लिखे हुए हैं, स्क्रिप्ट्स में, लिपियों में लिखे हुए हैं। रुमेनदेई इंस्क्रिप्शन वाज द विलेज ऑफ लुम्बिनी। जो रुमेनदेई इंस्क्रिप्शन है, अभिलेख जो है, वो लुम्बिनी नामक गांव में है, बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा। और लुम्बिनी गांव जो होगा बुद्धा का बर्थ प्लेस है, उसमें मिला है। हियर अशोका वाज एड्रेस एज देवनाम पियदस्सी। यहाँ पर अशोक को इस इंस्क्रिप्शन में देवनाम पियदस्सी के रूप में उसको बताया गया है, और इसका मतलब होता है बिलव्ड ऑफ गॉड्स। ठीक है, भगवान प्रेमी, ठीक है, ईश्वर प्रेमी इसको बताया गया है लुम्बिनी में, रुमिनदेई में। It is also written that Ashoka declared this region tax free from for many years. इसमें यह भी लिखा हुआ है कि अशोक ने इस क्षेत्र को काफी सालों तक टैक्स फ्री रखा, कोई टैक्स नहीं वसूला जाता था। कौन से क्षेत्र को? लुम्बिनी को। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम अशोकन इंस्क्रिप्शन वर डिसाइफर्ड बाय ए ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट जेम्स प्रिंसेप इन 1837। सबसे पहले अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनको ब्रिटिश जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जिसका नाम जेम्स प्रिंसेप है, उसने 1837 में उसके द्वारा पढ़ा गया था। द कलिंगा वार वाज मेंशन्ड इन द 13th मेजर रॉक एडिक्ट। कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें मुख्य रॉक एडिक्ट में मेंशन किया गया, वर्णित किया गया, बताया गया। आफ्टर द डेथ ऑफ अशोक इन 232 BC, 232 ईस्वी में अशोक की डेथ के बाद, द वीक सक्सेसर्स वर नॉट एबल टू डिफेंड द मगधा। जो वीक सक्सेसर्स थे वो मगध की सुरक्षा नहीं कर पाए, अशोक के बाद के जो आए थे वो। एंड इट स्लोली स्टार्टेड टू डिसइंटीग्रेट। फाइनली इन 185 BC, वन ऑफ द ब्राह्मण मिनिस्टर पुष्यमित्र शुंगा assassinated the last Mauryan ruler Bharidratha and established the Sunga dynasty in the Magadha। ठीक है, अशोका के बाद जितने भी कमजोर शासक थे वो इसको डिफेंड नहीं कर पाए, इसकी सुरक्षा नहीं कर पाए, और धीरे धीरे जो मगध एम्पायर था वो डिसइंटीग्रेटेड होना शुरू हो गया था, टूटना शुरू हो गया था। और आखिर में अंततः 185 BC में ब्राह्मण मिनिस्टर थे, मंत्री पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी और उन्होंने इस क्षेत्र में मगध में शुंगा डायनेस्टी की स्थापना कर दी। समझ आ गया? क्या क्या पढ़ा हमने अभी बताओ। अशोक कब शासक बना था? 269 BC, जब उसने अपने 99 भाइयों को मार दिया था। मृत्यु कब हुई? 232 BC में। ठीक है, अशोक जब शासक बना उसके सामने केवल एक ही चुनौती थी, वो थी कलिंग प्रोविंस। उस टाइम पे जो कलिंग प्रोविंस प्रांत जो था उसका नियंत्रण था मुख्य बंदरगाहों पर। ठीक है, और यह मौर्यन व्यापार और वाणिज्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कलिंग विजय प्राप्त करना। तो क्या हुआ कि 261 BC में अशोका ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया, और कलिंग पर आक्रमण करने के बाद इसमें लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए थे। ठीक है, धौली नामक स्थान पर उसने जब दया रिवर को देखा जो खून से लाल हो चुकी थी, तो वो रिमोर्स से और गिल्ट से भर गया था। इस टाइम पर उसने बेरिक गोस्से की नीति को त्यागने का फैसला किया था और धम्म गोस्से की नीति को उसने अपना लिया था। धम्म गोस्से की जो नीति होती है वो ये सोशियो कल्चरल अनेक्सेशन होती है
कि लोगों के दिलों को जीतो। ठीक है, धम्मा अशोक की माँ का नाम था। तो उसने सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो उसका कंट्रीब्यूशन रहा है अशोक का, उसने तीसरी बौद्ध काउंसिल कन्वेन की थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, उसने मिशनरी एक्टिविटीज को भी शुरू कर दिया था। उसने अपने पुत्र और अपनी जो पुत्री है संघमित्रा पुत्र महेंद्र को सिलोन में भेज दिया था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए। उसने ईस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया में भी मिशंस भेजे थे। ठीक है, और इसके बारे में ये हमने बहुत कुछ पढ़ा। तो धीरे धीरे क्या हो गया कि जो वीक सक्सेसर थे अशोक के बाद, वो वीक सक्सेसर इसको डिफेंड नहीं कर पाए, डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया था। 185 ईस्वी में पुष्यमित्र सुंग ने लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ की हत्या कर दी थी और सुंग डायनेस्टी की स्थापना कर दी थी। ये था पॉलिटी। ठीक है, मौर्यन पॉलिटी। एंड व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्याज? मौर्याज का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था? Mauryan administration was based on 7 organs which were known as Saptanga. मौर्यन प्रशासन 7 ऑर्गन्स पर, जिन्हें सप्तंग के नाम से जाना जाता था, उनके ऊपर आधारित था। कौन कौन से 7 ऑर्गन्स हैं वो? फर्स्ट वन स्वामी किंग, दूसरा अमात्या मिनिस्टर, तीसरा दुर्ग फोर्ट किला, फोर्थ कोसा ट्रेजरी, 5 बला बल आर्मी, 6 मित्रा एलाई, 7 शत्रु एनिमी, मतलब शत्रु भी पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये 7 अंग हैं, इनके ऊपर जो मौर्यन प्रशासन है वो आधारित था। अकॉर्डिंग टू दिस 7 ऑर्गन्स, इन सप्तांग के अनुसार ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड, ऑफिसर अपॉइंट किए गए थे। स्वामीन अमात्या कौन से थे? सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स आर एज फॉलोइंग। कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो निम्नलिखित हैं। शुल्काध्यक्ष, रेवेन्यू कलेक्टर, शुल्क कलेक्ट करने वाला। ठीक है, सीताध्यक्षा, द वन हु इज द हेड ऑफ द लैंड, वो जो उसका जमीन का हेड होता था, उसको सीताध्यक्षा बोला जाता था। क्यों? याद कैसे करोगे सीताध्यक्षा को? सीता महाराजा जनक को जमीन में ही मिली थी, सीताध्यक्षा। समझ गए? नागरिका, सुपरिंटेंडेंट ऑफ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, नगरिका उसको बोला जाता था। गुप्तचर, स्पाई डिपार्टमेंट होता था ये इनका। ठीक है, ये आ गया श्रेणी, गिल्ड्स थे उस टाइम पे। क्या होता था? पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स वर नोन एज श्रेणीज और गिल्ड्स। जो विशेष व्यापारियों और मर्चेंट्स का जो समूह होता था उसको श्रेणीज और गिल्ड कह करके पुकारा जाता था। व्यापारियों का समूह होता था, ये याद रखना है। दे नॉट ओनली पास्ड ऑन टेक्निकल एजुकेशन, न केवल वो टेक्निकल एजुकेशन को पास करते थे, बट आल्सो रेगुलेटेड द अफेयर्स ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेड। एक विशेष प्रकार के व्यापार के जो अफेयर्स हैं उनको भी वो रेगुलेट करते थे, नियंत्रित करते थे। ज्येष्ठक क्या होता था? वाज हेड ऑफ गिल्ड्स और श्रेणी, वो श्रेणी का हेड होता था, उसको ज्येष्ठक बोलते थे हम। Megasthenes very well observed that there was no evidence of slavery in the Mauryan society. मैगस्थनीज ने पूरी अच्छी तरह से ये निरीक्षण किया है कि मौर्यन समाज में दास प्रथा बिल्कुल भी नहीं थी। वुमेन वर अकॉर्डेड रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन द सोसाइटी, औरतों की समाज में बहुत ही आदरणीय स्थिति होती थी। मैनी एट टाइम्स, बहुत बार, दे वर अपॉइंटेड ऑन हाई ऑफिशियल पोजीशंस, महिलाओं की बहुत ही उच्च पदों पर भी उनकी नियुक्ति की जाती थी। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त एनी क्राइम और वोलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड वाज नॉट टॉलरेटेड। औरतों और महिलाओं के खिलाफ कोई भी क्राइम अगर हो जाता था उसको टॉलरेट नहीं किया जाता था, उसको सहन नहीं किया जाता था। ये मैगस्थनीज ने अपनी इंडिका में लिखा हुआ है। टैक्स इवेजन वाज कंसिडर्ड एज ए ग्रेव क्राइम, जो टैक्स इवेजन था मतलब कर से बचना, वो एक गंभीर अपराध के रूप में देखा जाता था। ब्राह्मण्स, ओल्ड पीपल एंड डिसेबल्ड वर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, ब्राह्मणों को, बूढ़े लोगों को और जो अपाहिज लोग थे उनको टैक्स पे करने से छूट दी गई थी। अशोका टुक इनिशिएटिव टू ओपन हॉस्पिटल्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बेसस डॉक्टर्स वर अपॉइंटेड। ठीक है, अशोका ने यह पहल शुरू की थी कि उसने बहुत ज्यादा संख्या में हॉस्पिटल्स का निर्माण करवाया था और बहुत ही ज्यादा संख्या में बेसस डॉक्टर्स की भी नियुक्ति की गई थी। अशोका वाज द फर्स्ट किंग हु क्रिएटेड मैनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, अशोक सबसे पहला ऐसा राजा था जिसने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को क्रिएट किया था। ठीक है, मौर्यन रूलर्स आल्सो टुक केयर ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज एंड क्रिएट कैनल्स,
मौर्यन जो शासक थे उन्होंने भी इरिगेशन फैसिलिटीज में थोड़ा सा ध्यान दिया था और कैनल्स को उन्होंने क्या किया था, क्रिएट किया था। ठीक है, पोस्ट मौर्यन पीरियड आ गया। पहले हमने मौर्यन पीरियड में क्या पढ़ा, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या आया? सबसे पहला पॉइंट हमने एडमिनिस्ट्रेशन में क्या पढ़ा कि जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन था वो 7 ऑर्गन पर बेस्ड था। व्हाट आर दोज 7 ऑर्गन्स? पहला स्वामीन, दूसरा अमात्या, तीसरा शुल्काध्यक्ष, ठीक है, और चौथा सीताध्यक्ष, पांचवा नगरिका, सुपरिटेंडेंट ऑफ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, छठा अलाई, मित्र, सातवां शत्रु। ये 7 अंगों पर आधारित था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? इनके हिसाब से ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया गया था, जैसे कि स्पाई डिपार्टमेंट गुप्तचर नियुक्त किए गए थे। ठीक है, ऐसे नियुक्त किए गए थे। इसके बाद हमने श्रेणीज के बारे में पढ़ा, व्यापार क्या चल रहा था उसमें। श्रेणी के अध्यक्ष को ज्येष्ठ कहा गया, और ये टेक्निकल एजुकेशन पार्टिकुलर ग्रुप जो था उसको श्रेणी बोला जाता था। ट्रेड से रिलेटेड है, टेक्निकल एजुकेशन ये पास करते थे। ठीक है, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, हाई पोजीशंस पर उनको अपॉइंट किया जाता था। महिलाओं के खिलाफ और अगर बच्चों के खिलाफ कोई क्राइम हो जाता था उसको टॉलरेट नहीं किया जाता था। ठीक है, और जो बूढ़े लोग थे, अपाहिज जो थे, और जो ये बीमार लोग थे शायद, ठीक है, टैक्स से एग्जेम्प्ट किया गया था। डिसेबल्ड, ठीक है, डिसेबल्ड हो गए, और बूढ़े लोग हो गए, और महिला ब्राह्मण जो हो गए, ठीक, ब्राह्मण थे वो, उनसे टैक्स नहीं लिया जाता। ठीक है, अशोका का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में रोमिंदई इंस्क्रिप्शन हमने मिला है, और रोमिंदई इंस्क्रिप्शन में अशोक को किस नाम से बताया गया है? देवनाम पियदस्सी। ठीक है, और ऐसा भी हमें रिकॉर्ड मिला है कि अशोक ने इस एरिया को काफी लंबे समय तक कर्ज से, टैक्स से फ्री रखा था, टैक्स नहीं पे होता था उस समय। ठीक है, सच डिटेल्स हमने इसके बारे में पढ़ी है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई, कैनल्स बनाए, इरिगेशन फैसिलिटीज, हॉस्पिटल्स खोले, पेशेज की नियुक्ति की। अशोक कैसा रूलर था? ठीक है, और 232 बीसी में अशोका की डेथ हो गई थी। इसके बाद क्या हो गया था कि पुष्यमित्र सुंग ने लास्ट रूलर 185 बीसी में डेथ कर दी थी। अभी राइट नाउ पोस्ट मौर्यन पीरियड आ गया। पोस्ट मौर्यन पीरियड को पोस्ट मौर्यन पीरियड हम क्यों कहते हैं? हमने टाइमलाइन की जो फर्स्ट क्लास करवाई थी उसी में मैंने बता दिया था कि इस पीरियड को पोस्ट मौर्यन पीरियड हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोई सेंट्रल अथॉरिटी ऐसी नहीं थी इंडिया में उस टाइम पे, इस एरिया में, कि जो बांध करके रखे। छोटे छोटे क्षेत्र में छोटे छोटे राज्य कहीं कहीं उभर करके सामने आए थे, इसलिए उसको पोस्ट मौर्यन पीरियड बोला गया है। राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया इस टाइम पे। आउटसाइडर्स आ गए थे एंड इंडियंस आ गए थे। इंडियंस कैसे? जो इंडिजिनस रूलर थे उनको बोला गया, जैसे सुंगा, पुष्यमित्र सुंगा ने 185 बीसी में सुंगा डायनेस्टी की स्थापना कर दी थी और बृहदर्थ को मार दिया था। सुंगा के बाद कानवा डायनेस्टी आ गई थी 175 बीसी में, सातवाहना आ गई थी 1 एडी में। इसको आंध्र सातवाहना भी बोला गया है। ठीक है, ये फर्स्ट एडी में आ गए थे। ठीक है, आउटसाइडर्स कौन से आए थे? इंडो ग्रीक्स आ गए थे, 165 बीसी में आ गए थे वो, और सका या सिथियंस भी बोला जाता है इनको, सिंथियाज। ठीक है, 90 बीसी में आ गए थे। पार्थियंस आ गए थे 25 एडी में, और कुशानाज आ गए थे 65 एडी में। ये एरिया है पोस्ट मौर्यन पीरियड का। देखो पोस्ट मौर्यन पीरियड कौन सा था? व्हेन देयर वर नॉट वन सेंट्रल अथॉरिटी इन इंडिया। भारत में जब कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी, वो पोस्ट मौर्यन पीरियड बोला जाता है। ये देखो क्या है, सकाज का, इंडो ग्रीक्स का ये एरियाज है। ठीक है, इस एरिया में क्या थे? पार्थियंस रहते थे। ठीक है, उसके बाद ये सकाज यहाँ पर आ गए थे। ठीक है, ये कुशाना की डायनेस्टी थी, अगर देखिए तो कुशानास की होगी। सुंगा यहाँ पर थे मगध के क्षेत्र में। ठीक है, फिर काणवास की डायनेस्टी हो गई थी, ये सातवाहनाज की डायनेस्टी हो गई थी, काणवास डायनेस्टी। ठीक है, ये बता रखा कि इस एरिया में थे। ठीक है, आउटसाइडर्स को पढ़ेंगे हम पहले, बाद में आएंगे हम। 165 बीसी में ये इंडो ग्रीक्स आए थे। इंडो ग्रीक्स स्टार्टेड टू अराइव इन इंडियन कॉन्टिनेंट बाय 165 बीसी। इंडो ग्रीक्स हिंद यूनानी शासकों ने भारतीय उपमहाद्वीप में 165 ईसा पूर्व में आना शुरू कर दिया गया था। डिमित्रियस वन वाज द फर्स्ट रूलर। ऐसा पहला शासक था डिमित्रियस वन।
इंडो ग्रीक्स वर द फर्स्ट पीपल इन इंडिया, वो भारत में पहले ऐसे शासक थे, हिंदू यूनानी शासक, हु इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड कॉइन्स, उन्होंने गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था, सोने के सिक्कों की शुरुआत की थी। मिनेंदर वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर ऑफ इंडो ग्रीक्स, इंडो ग्रीक्स का सबसे महत्वपूर्ण शासक मिनेंदर था। ही एस्टैब्लिश्ड हिज कैपिटल एट शाकला, सियालकोट, उसने अपनी जो राजधानी थी वो सियालकोट में स्थापित कर ली थी, शाकला में कर ली थी। मिनेंदर वाज परसुएडेड बाय ए बुद्धिस्ट मोंक नागसेन, मिनेंदर को बुद्धिस्ट भिक्षु नागसेन के द्वारा मनाया गया था, राजी कर लिया गया था, टू एक्सेप्ट बुद्धिज्म, कि वो बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर ले। इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में, मिनेंदर आस्क्ड मैनी क्वेश्चंस टू नागसेन, मिनेंदर ने नागसेन से बहुत से प्रश्न पूछे, टू विच, जिन प्रश्नों का ही गेव सेटिस्फाइंग रिप्लाई, उन्हें संतोषजनक उत्तर दे दिया बौद्ध भिक्षु ने। एज सच मिनेंदर एक्सेप्टेड बुद्धिज्म, इस प्रकार से मिनेंदर ने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया। एंड चेंज हिज नेम टू मिलिंदा, और उसने अपने नाम को मिलिंदा रख लिया था बदल करके, मिनेंदर से मिलिंदा। द हिस्टोरिकल कन्वर्जन बिटवीन मिनेंदर एंड नागसेन इज मेंशन इन द बुक मिलिंद पन्हो। ठीक है, जो इन दोनों के बीच में जो कन्वर्जेशन हुआ था क्वेश्चन आंसर्स का, मिनेंदर के बीच में और नागसेन के बीच में, वो एक पुस्तक मिलिंद पन्नो में मेंशन किया गया है। इज इट क्लियर और नॉट? क्या क्या पढ़ा हमने इंडो ग्रीक्स के बारे में, बताओ। सबसे पहला शासक कौन था? डिमित्रियस वन। ठीक है, और कब आए थे ये? 165 बीसी में आना शुरू हो गया था, और डिमित्रियस वन का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट शासक था, पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने सोने के सिक्कों की शुरुआत की थी। ठीक है, और जो इसका जो राजा था, मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर अगर हम बात करें तो वो था मिनेंदर। मिनेंदर को एक भिक्षु, बौद्ध भिक्षु के द्वारा मनाया गया था, उसका नाम क्या है? नागसेन। उसने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, कौन से क्वेश्चंस पूछे थे ये नहीं दिया गया है इसमें, हमने नहीं पढ़ा इनको, जरूरी भी नहीं है कि कौन से क्वेश्चन, इतना डीप जरूरी नहीं है। ठीक है, एक बुक में है, बुक का नाम क्या है? मिलिंद पन्हो। ठीक है, और मिलिंद पन्नो में मिलिंद कौन है? मिलिंद कौन है? मिनेंदर राजा ने जब बुद्धिस्ट धर्म को अपना लिया था भिक्षु नागसेन की बात मान करके, तब उसने अपना नाम चेंज करके मिलिंद रख लिया गया था। हिस्टोरिकल कन्वर्सेशन इज रिकॉर्डेड इन द बुक विच इज कॉल्ड एज मिलिंद पन्हो। लेट अस सी सकाज एंड सिंथियंस। ठीक है, इनको सिथियंस भी बोला जाता है। 90 बीसी में ये आना शुरू हो गए थे, 90 ईसा पूर्व में। सकाज स्टार्टेड टू अराइव इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट बाय 90 बीसी। सकाज ने भारतीय सबकॉन्टिनेंट में 90 बीसी में आना शुरू कर दिया था। दे वर आल्सो नोन एज सिथियंस, इनको सिथियंस भी बोला जाता था। एंड दे केम फ्रॉम सेंट्रल इंडिया, और वो सेंट्रल इंडिया से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे, इंडिया नहीं, सॉरी। सकाज अराइव्ड इन मेनी ब्रांचेस, सकाज जो थे वो बहुत सी ब्रांचेस में आए थे, मतलब अलग अलग शाखाओं में आए थे। बट द मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रांच वाज द वेस्टर्न ब्रांच, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ब्रांच उनकी पश्चिमी ब्रांच थी, विच ऑपरेटेड फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र एंड लोअर पार्ट ऑफ काठियावाड़। ठीक है, जो गुजरात से, सौराष्ट्र से, महाराष्ट्र से और काठियावाड़ के निचले हिस्से से ऑपरेटेड करते थे, मतलब इस एरिया में आकर के वो बस गए थे। रुद्रदमन was the most important ruler of this branch, इस ब्रांच का सबसे महत्वपूर्ण राजा रुद्रदमन था। he is known for very famous जूनागढ़ inscription in गिरनार हिल्स। इस रुद्रदमन को गिरनार पहाड़ियों में जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है। दिस इज द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन रिटन इन प्योर संस्कृत, यह पहला ऐसा इंस्क्रिप्शन था जो पूरी तरह से शुद्ध संस्कृत में लिखा गया था। इन दिस इंस्क्रिप्शन, इस अभिलेख में, ही मेंशंस दैट ही रिपेयर्ड अ वेरी फेमस सुदर्शन लेक क्रिएटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य's ब्रदर पुष्यगुप्ता मौर्य। ठीक है, इस अभिलेख में उसने ये मेंशन किया है कि उसने सुदर्शन झील का रिपेयर करवाया, मरम्मत करवाई थी, जिस सुदर्शन झील को चंद्रगुप्त मौर्य के भाई पुष्यगुप्त मौर्य के द्वारा क्रिएट किया गया था। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य का भी कहीं कहीं मेंशन आता है, पुष्यगुप्त मौर्य का भी कहीं कहीं, मतलब मौर्य शासकों ने निर्माण करवाया था। ठीक है, ये याद रखना है। कहीं कहीं ऐसे सोर्स हैं, एवन यू सर्च ऑन गूगल यू विल फाइंड दैट चंद्रगुप्त मौर्य क्रिएटेड सुदर्शन झील। ठीक है, ही फर्दर राइट्स दैट, वो आगे ये लिखता है कि ही डिफीटेड सातवाहना रूलर वशिष्ठपुत्र सातकर्णी। उसने ये भी लिखा इसमें कि उसने जो सातवाहना शासक थे वशिष्ठपुत्र सातकर्णी, उसको हराया।
टू टाइम्स, दो बार हराया, बट एवरीवन ही स्पेयर्ड हिज लाइफ रिस्पेक्टिंग द मैट्रिमोनियल अलायंस बिटवीन द टू किंगडम्स। लेकिन दो बार उसने हराया, लेकिन दोनों बार उसने छोड़ दिया उसको, बस इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात का आदर करते हुए कि दोनों राज्यों के बीच मैट्रिमोनियल अलायंस है, वैवाहिक संबंध है। ठीक है, ये पढ़ा हमने किसके बारे में? सकाज के बारे में, सिंथियंस के बारे में। बताओ सकाज के बारे में क्या 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 हमने पढ़ा? कब आना शुरू किया था? 90 बीसी में। ठीक है, और मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर कौन सा था? मतलब ये अलग अलग ब्रांचेस में आए थे, और जो मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रांच थी वो वेस्टर्न ब्रांच थी, जो गुजरात, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और लोअर पार्ट ऑफ काठियावाड़, महाराष्ट्र, यहाँ से वो इन्होंने ऑपरेशन करना शुरू कर दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज रुद्रदमन। ठीक है, एंड ही इज वेरी वेल नोन फॉर द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन इन गिरनार हिल्स। ठीक है, और जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में उसने ये लिखा हुआ है कि उसने जो फेमस सुदर्शन झील थी उसकी मरम्मत करवाई थी, जिस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के भाई पुष्यगुप्त मौर्य के द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, और उसने ये भी लिखा हुआ है कि उसने 2 बार सातवाहन शासक वशिष्ठिपुत्र सातकर्णी को 2 बार हराया, लेकिन दोनों बार उसने उसकी जान बख्श दी थी। बस इस बात को ध्यान में रखते हुए, इसका आदर करते हुए कि दोनों राज्यों के बीच में वैवाहिक संबंध है। ये हमने पढ़ा। पार्थियंस, पार्थियंस क्या? देखो, आल्सो नोन एज पल्लव, पहलव की लिए भी जाने जाते हैं इसके नाम से। 25 एडी में इन्होंने आना शुरू कर दिया था पल्लव्स ने। ठीक है, दो देवर देर इन इंडिया फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड, हालांकि वो भारत में बहुत ही कम समय के लिए रहे थे, बट ड्यूरिंग देयर रेन, लेकिन उनके शासन के दौरान क्रिश्चियनिटी केम टू इंडिया, ईसाई धर्म भारत में आ गया था। ठीक है, एट द टाइम ऑफ गोंडोफेरनस, नाम है इसका, गोंडोफेरनस के समय, वन सेंट फ्रॉम इजराइल, इजराइल से एक संत सेंट थॉमस केम टू इंडिया, भारत में आ गया था, फॉर प्रोपगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आया था, विच लेड टू क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट चर्च एट वेलनकन्नी, जिसकी मतलब क्रिश्चियनिटी के लिए आया था, और वेलनकन्नी नामक स्थान पर भारत में पहला चर्च बनाया गया था, सेंट थॉमस चर्च। ठीक है, पलेयूर केरला। ठीक है, ये इस जगह पर बना था सबसे पहला चर्च। कौन सा था? सेंट थॉमस चर्च, क्योंकि इसके नाम पर ही रख दिया था। ठीक है, क्या क्या पढ़ा पार्थियंस के बारे में? 25 एडी के आसपास ये आना शुरू हो गए, इनके पल्लव्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। हालांकि वो थोड़े समय के लिए भारत में रहे थे, लेकिन इनके समय में क्रिश्चियनिटी भारत में आई थी। ठीक है, एक राजा था जिसका नाम था गोंडोफेरनस, उसके शासनकाल में सेंट थॉमस नामक एक संत इजराइल से आया था, और उसके आने के साथ ही वेलनकल्ली नामक स्थान पर पहला चर्च का निर्माण किया गया, जिस चर्च का नाम था सेंट थॉमस चर्च, केरला में। इज इट क्लियर? अब कुशाणाज के बारे में देखेंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, देखो ये क्या दे रखे हैं, ओबवर्स साइड, उल्टी साइड सिक्का है, रिवर्स साइड खाली है, लेकिन ओबवर्स साइड में एक व्यक्ति है, त्रिशूल है, और नीचे कुछ है। अब देखेंगे, इसमें पढ़ेंगे। कुशाणा स्टार्टेड टू अराइव इन इंडिया बाय 65 एडी, कुशाणाज ने भारत में 65 एडी में आना शुरू कर दिया था। ओरिजिनली देवर यूएचई ट्राइब। ठीक है, ओरिजिनली वो यूएचई ट्राइब थे, यूएचई ट्राइब से संबंध रखते थे, हु मेड सेंट्रल एशिया एज देयर होम, जिन्होंने सेंट्रल एशिया को अपना घर बना लिया था, सेंट्रल एशिया में रहते थे वो। दे अराइव्ड इन 2 ब्रांचेज, वे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में 2 ब्रांचेज में आए थे, 2 शाखाओं में। द फर्स्ट ब्रांच वाज कड़फिशेस ब्रांच, जो पहली ब्रांच थी उसको कड़फिशेस ब्रांच बोला जाता है, विच वाज लेड बाय कुजुल कड़फिशेस, जिसका नेतृत्व कुजुल कड़फिशेस के द्वारा किया गया था। ही वाज सक्सीडेड बाय वीमा कड़फिशेस, और उसके बाद जो राजा बना था इस ब्रांच का, वो था वीमा कड़फिशेस, उसका उत्तराधिकारी था। ठीक है, वीमा कड़फिशेस रिलीज कोइंस इन इंडिया, वीमा कड़फिशेस ने भारत में कोइंस की शुरुआत की। ऑन द ओबवर्स साइड, उल्टी साइड में, ऑफ द कोइन, कोइन की साइड में, ए फ्री स्टैंडिंग इमेज, एक खाली खड़ी हुई इमेज, अकम्पनीड विद ए ट्राइडेंट, जिसमें ट्राइडेंट थी, त्रिशूल थी, एंड ए बुल वाज क्रिएटेड, और एक बुल था। ठीक है, त्रिशूल लिए हुए एक आदमी, ठीक है, एक मनुष्य क्या करती थी, और एक बैल की आकृति उस पर ओवर साइड में सिक्के की एक तरफ बनी हुई थी। इट सजेस्ट दैट द कुशाणाज वर डिवोटीज ऑफ शिवा, यह बात ये सुझाव देती है कि जो कुशाणाज थे वो शिव के डिवोटीज थे,
भक्त थे। बाय 78 एडी कनिष्क का ब्रांच स्टार्टेड, कनिष्क ब्रांच आ गई अब दूसरी, एक तो कुजल कड़फिसेस की ब्रांच थी, अब कनिष्क का ब्रांच थी। स्टार्टेड इट्स कैंपेन, 78 एडी तक कनिष्क ब्रांच ने अपना कैंपेन शुरू कर दिया था। दे डिफीटेड द सकाज, तब उस समय के जो सकाज थे उनको उन्होंने हराया। टू सेलिब्रेट दिस विक्ट्री स्टार्टेड सका संवत फ्रॉम 78 एडी, और इस विजय को सेलिब्रेट करने के लिए, उत्सव मनाने के लिए जो कनिष्क है उसने 78 एडी में शक संवत की शुरुआत कर दी थी। ठीक है, सकाज को हरा करके शक संवत की शुरुआत। शक संवत आज भी हम देखते हैं ना, कैलेंडर में लिखा हुआ था शक संवत के अनुसार ये डेट है। ठीक है, तो जो कुषाण ब्रांच थी, कुषाण ब्रांच ने शक शासकों को हराया था, और उस शक शासकों को हराने की विजय के उपलक्ष्य में उसने शक संवत की शुरुआत कर दी थी, 78 में थी। ठीक है, क्या लिखा हुआ देखो, प्योरली सोलर है। ठीक है, वी यूज ग्रीगेरियन कैलेंडर, हम ग्रीगेरियन कैलेंडर को यूज करते हैं। ठीक है, हिजरी कैलेंडर इस्लाम धर्म के लोग यूज करते हैं। ठीक है, और जो सका कैलेंडर है वो गवर्नमेंट यूज करती है। समझ गए? अब इसमें देखो ये सका, ये क्वेश्चन पूछा गया है 78 एडी में क्या है, शक संवत की शुरुआत हुई, क्या हुई। ठीक है, हिंदू हिंदू क्या करते हैं, सेमी सोलर यूज करते हैं। सेमी सोलर का मतलब 365 और इतने दिन का होता है, 365, और जो चौथाई है क्वार्टर डे का होता है। और जो सेमी लूनर होता है वो 352 दिन का होता है। ठीक है, 365 और 1/4 डे। ठीक है, विक्रम संवत जो है ये क्या है, मलमस भी बोला जाता है इसको। ठीक है, हिजरी लूनर बेस्ड होता है, 352 दिन का होता है हिजरी कैलेंडर। ग्रीगेरियन कैलेंडर सोलर बेस्ड होता है और ये 365 और 1/4 दिन का होता है ये। शक संवत ऑफिशियल कैलेंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज करती है। ये वही डिटेल्स लिख रखी है बाद में। ठीक है, कनिष्क वाज ए डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा, कनिष्क जो था वो भगवान शिव का भगत था। बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स अश्वघोष, लेकिन जो बुद्धिस्ट भिक्षु थे अश्वघोष उसके प्रभाव में आकर के, और वसुमित्र उसके प्रभाव में आकर के, ही कन्वेंट फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर, उसने कश्मीर में चौथी बौद्ध सभा का आयोजन किया था। ठीक है, आफ्टर दिस काउंसिल ही ज्वाइन महायान बुद्धिज्म, इस काउंसिल के बाद उसने महायान बुद्धिज्म को वो कर लिया था, ज्वाइन कर लिया था। एज पर द टीनेट्स ऑफ महायान बुद्धिज्म, महायान बुद्धिज्म के टीनेट्स के अकॉर्डिंग, टीनेट्स का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह, उनके सिद्धांतों के अकॉर्डिंग ही स्टार्टेड टू पैट्रोनाइज बुद्धिस्ट स्कल्पचर, उसने बौद्ध धर्म की जो स्कल्पचर्स हैं, मूर्तियां हैं, उनको संरक्षण देना शुरू कर दिया था। एट मथुरा एंड गांधारा, मथुरा कला को और गांधार कला को उसने संरक्षण देना शुरू कर दिया था। समझ गए? तो इसको देखो, हम एक बार क्या क्या पढ़ा हमने रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कौन से शासक थे? कुषाणाज। ठीक है, कुषाणाज कितनी ब्रांच में आए थे? 2 ब्रांचेस में आए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रांच अगर हम देखें तो जो पहली ब्रांच थी तो उस ब्रांच को कुजुल कड़फिसेस के द्वारा वो किया गया था, नेतृत्व किया गया था। और कुजुल कड़फिसेस के बाद वीमा कड़फिसेस उसके बाद शासक बना था। ठीक है, जो ये वीमा कड़फिसेस थे उन्होंने सोने के सिक्कों को जारी किया था। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया था, 78 एडी में कुषाणा ब्रांच ने अपना कैंपेन शुरू कर दिया था। कुषाणों ने सका जो शासक थे उनको 78 एडी में हरा दिया था, और इस विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने शक संवत की शुरुआत कर दी थी। ठीक है, शक संवत जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल कैलेंडर है। हम ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज करते हैं, हिजरी कैलेंडर इस्लाम यूज करता है, और जो हिजरी कैलेंडर है वो लूनर बेस्ड होता है, 352 डेज का होता है। और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कैलेंडर 365 डेज एंड अ क्वार्टर डे का होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा। ठीक है, और मथुरा और गांधारा कला का संरक्षण शुरू कर दिया था। अश्वघोष और वसुमित्र के प्रभाव में आकर के उसने चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में आयोजित की थी। महायान बुद्धिज्म को उसने क्या कर लिया था, अपना लिया था। कनिष्क का फेज इज आल्सो नोटेड फॉर अर्बन ग्रोथ इन इंडिया, कनिष्क का जो चरण था, शासनकाल जो था, वो अर्बन ग्रोथ के लिए भी जाना जाता है भारत में। ड्यूरिंग हिज पीरियड, उसके शासनकाल के दौरान 2 न्यू सिटीज एमर्ज, 2 नए शहर उभर करके सामने आए। पहला कनिष्कपुर इन जम्मू वैली, जम्मू वैली में आया कनिष्कपुर, एंड पुरुषपुर पेशावर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में।
ठीक है। पाकिस्तान में पेशावर, पुरुषपुर जो उसका पुराना नाम है, वो शहर कनिष्क के काल में उभर करके सामने आया, और कनिष्कपुर जम्मू जम्मू वैली में। At this point of time, the Silk Route connecting China to Roman world was completed. इस समय जो सिल्क रूट था, रेशम मार्ग जो था, जो चाइना को रोमन वर्ल्ड से जोड़ता था, वो पूरा हो चुका था। कनिष्क यूटिलाइज सिल्क रूट टू स्टैब्लिश ट्रेड विद चाइनीज एंड रोमन वर्ल्ड। कनिष्क ने इस सिल्क रूट का प्रयोग किया था चाइना और रोमन वर्ल्ड से अपने व्यापारिक संबंधों को स्थापित करने में। यहाँ से व्यापार होता था। कॉटन टेक्सटाइल, सूती कपड़े, मसलिन एंड स्पाइसेस और मसाले वर एक्सपोर्टेड टू द रोमन वर्ल्ड। इन टर्न दे रिसीव्ड लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड फ्रॉम द रोमन वर्ल्ड। रोमन संसार में या रोमन साम्राज्य में सूती कपड़े, मसलिन और मसाले भेजे जाते थे। उनके बदले में वो रोमन वर्ल्ड से या रोमन साम्राज्य से गोल्ड रिसीव करते थे, गोल्ड आता था। ठीक है। और जो कर्टेन्स थे ना, वो इनके इंडो ग्रीक्स के द्वारा ही शुरू किए गए थे। ठीक है। कनिष्क पीरियड इज आल्सो नोटेड फॉर वेरी हाई लेवल ऑफ मोनेटाइजेशन। कनिष्क का जो पीरियड था वो वेरी हाई लेवल ऑफ मोनेटाइजेशन के रूप में भी जाना जाता है। ही रिलीज वेरी लार्ज नंबर ऑफ कॉपर एंड गोल्ड कॉइन्स। उसने बहुत बड़ी संख्या में तांबे के और सोने के सिक्के जारी किए थे। द गोल्ड कॉइन्स ऑफ दिस पीरियड वर प्योरेस्ट ऑफ द प्योरेस्ट क्वालिटी। इस पीरियड के जो गोल्ड कॉइन्स थे वो सबसे ज्यादा प्योर थे, सबसे ज्यादा शुद्ध थे। ऑन द हैंड, दूसरी तरफ, एक तरफ तो इंडो ग्रीक्स इंट्रोड्यूस्ड कर्टेन्स इन इंडिया। हिंद यूनान जो इंडो ग्रीक्स हैं, हिंद यूनानी शासक जो हैं, उन्होंने एक तरफ तो भारत में कर्टेन्स, पर्दों की शुरुआत की थी, जो आजकल हम लगाए रहते हैं ऑफिस में लगे हुए, उनकी शुरुआत की थी। ऑन द अदर, दूसरी तरफ उन्होंने क्या था, लॉन्ग कोट, लंबा कुर्ता एंड कुर्ता पायजामा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कुशाणाज। वो कुशाणों के द्वारा शुरू किया गया था। क्या? लंबा कोट, कुर्ता पायजामा और पर्दे इंडो ग्रीक्स के द्वारा शुरू किए गए थे। ये क्लास हम कल करेंगे इंडियंस की सुंगा डायनेस्टी की। ठीक है। हम ये जो आउटसाइडर थे वो हमने आज कवर कर लिए। ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने कुशाणाज के बारे में? कुषाण ने बौद्ध धर्म अपना लिया, महायान शाखा को अपना लिया था। कौन कौन से दो भिक्षुओं के प्रभाव में आकर? एक तो था वसुमित्र और एक अश्वघोष। ठीक है। इनके प्रभाव में आकर के उसने महायान और चौथी बुद्ध काउंसिल भी उसने कश्मीर में कन्वेन की थी। ठीक है। और इसके शासनकाल के दौरान दो शहर उभर करके सामने आए थे। पहला शहर हो गया कनिष्कपुर जम्मू वैली में, दूसरा पुरुषपुर पेशावर पाकिस्तान में। ठीक है। तो ये दो शहर इसके शासनकाल में उभर करके सामने आए थे। ठीक है। और कुषाणों ने किसकी शुरुआत की थी भारत में? लंबा कोट और कुर्ते पायजामे की। और पर्दों की शुरुआत किसके द्वारा की गई? हाँ, वो कुषाण के शासनकाल में कॉपर और सोने के सिक्के जारी किए गए थे। जो सोने के सिक्के थे प्योरेस्ट ऑफ प्योरेस्ट क्वालिटी के थे। ठीक है। मतलब सच बेसिक डिटेल्स वी हैव डिस्कस टुडे। और भी बहुत सी हैं। रेशम मार्ग का जो था वो कंप्लीट हो चुका था, और कॉटन टेक्सटाइल ये हम वहाँ बेचते थे। ठीक है। एनी क्वेश्चन? देखो, अशोघोष एंड वसुमित्र फॉर महायान बुद्धिस्ट, ये हमने इसके बारे में पढ़ा है। और कल जो हम पढ़ेंगे वो इंडियंस के बारे में पढ़ेंगे। 185 बीसी से स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि पुष्यमित्र शुंगा ने 185 बीसी में लास्ट बृहदर्थ रूलर, जो मौर्यन रूलर था, बृहदर्थ की हत्या कर दी गई थी। ये पीरियड कल चलेगा। एनी क्वेश्चन?